हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज हम राजनीति विज्ञान के यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष 2015 के जून का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 75 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है, ना कि प्रतिक्रिया, संभवन है, ना कि संरक्षण, सुधार है, ना कि प्रतिसुधार। उपर्युक्त कथन जो है व्यवहारवाद के व्याख्या के पश्चात उत्तर व्यवहार की व्याख्या के लिए जो है प्रयुक्त किया गया था और ये कथन जो है डेविड ईस्टन का है। और व्यवहारवाद के प्रवर्तक भी डेविड ईस्टन है और उत्तर व्यवहारवाद के भी प्रवर्तक डेविड ईस्टन है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कि हम अपना कोट उतारते हैं। तो यह कथन भी डेविड ईस्टन का है और उन्होंने यह कथन भी जो है उत्तर व्यवहारवाद के समर्थन में कहा था, जिसे व्यवहारवाद में क्या था कि मूल्यों को जो है नकारा गया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को पुनः स्वीकार किया गया था और इसमें तथ्य और मूल्य दोनों को जो है समावेश किया गया था। निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है? तो सीबी मैकफर्सन ने जो आरंभिक उदारवाद है उसको स्वतत्व व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया। सही उत्तर की पहचान कीजिए। F.A. हायक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपवर्तन करते हैं। कथन बिल्कुल सही है। वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और कीन्स के अर्थशास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधक हैं। तो कारण भी सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हेयक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या का हल करना चाहते हैं और यह सुझाव देते हैं कि राज्य को बाजार तंत्र से बाहर कुछ सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु बाजार तंत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हेयर ने कल्याणकारी राज्य के संस्थापकों की कुछ नीतियों की आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। मार्क्स ने विचारधारा और विज्ञान में अंतर किया है, तो उपयुक्त कथन बिल्कुल सही है। नेपोलियन ने विचारधारा को ऐसी तत्व मीमांसा मानकर समाप्त कर दिया जिसमें इतिहास और यथार्थ की उपेक्षा की जाती है, ये भी सही है। डी ट्रेसी ने आइडियोलॉजी शब्द गढ़ा था, ये भी सही है। डेनियल बैल ने उद्देश्यहीन विचारधारा के बारे में चर्चा की है, ये कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर है डी। किसके लिए विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के लिए प्रभावी कारण है? तो ये जो विचार है वो लेनिन के लिए जो है क्रांति का प्रभावी कारण है, जबकि भौतिक शक्ति किसके लिए था? भौतिक शक्ति जो है कार्ल मार्क्स के लिए जो है क्रांति का कारण था। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर में निर्भर नहीं होता है, ये कथन प्लेटो का बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेटो ने जो कार्यों का विभाजन किया था वो मनुष्य की अभिवृत्तियों के आधार पर ही कहा था। उसने कहा था कि कुछ मनुष्यों में साहस पाया जाता है, कुछ में विवेक पाया जाता है, कुछ में क्षुधा पाई जाती है। तो इसी आधार पर उसने समाज में 3 वर्ग जो है उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग का विभाजन किया था। तो पहला कथन इसका गलत है। दूसरा क्या है? राज्य को व्यक्तियों का बृहद रूप मानता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है और प्लेटो ने इसका समर्थन किया था। राजनीतिज्ञों की अनुभवता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है, ये भी सही है। तो जो प्लेटो, ये तीनों कथन है। प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। एथेंस की महिलाओं की जो है राजनीति में भाग लेने की जो स्वतंत्रता नहीं थी और प्लेटो ने महिलाओं को जो है राजनीति में भाग लेने के लिए समान रूप से उपयुक्त माना था। और जो है एथेंस की जो शासन प्रणाली थी वहाँ पे जो है राजनीतिज्ञों की अनुभवता और अक्षमता लोकतंत्र का प्रमुख कारण है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो आइए देखते हैं। सार्वजनिक हित में शासन, ये बिल्कुल सही है। विधि सम्मत शासन, ये भी सही है। इच्छुक प्रजा की सरकार, ये भी सही।
प्रजा की गरिमा से असंगत, ये कथन असत्य है। तो हमारा विकल्प डी जो है हमारा आंसर है। अरस्तू के संवैधानिक शासन में ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सफलता आनंद है। तो ये जो उपयुक्त कथन है ये हाब्स का है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। तो राज्य के कार्यों के संबंध में जब लाक ने बात की है तब लाक जो है विधायी कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है, आइए देखते हैं। कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, ये भी रूसो का कथन है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी रूसो का कथन है। लेकिन सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है, ये गलत है, क्योंकि रूसो सामान्य इच्छाओं का योग नहीं बल्कि उसका मिश्रण मानता है। तो कहता है सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है, ना कि योग। जीएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइए देखते हैं। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, ये भी सही है। उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, ये गलत है। ऐसा जो है जीएस मिल ने कहीं नहीं कहा। स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती, ये कथन सही है। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। तो एंजल्स जो है काल्पनिक वैज्ञानिक नहीं है, जबकि सेंट साइमन, प्राउडवान और फ्यूरियर जो है काल्पनिक दार्शनिक हैं। प्रारंभिक समाजवाद को स्वप्नलोकी समाजवाद भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सेंट साइमन, प्राउडवान, फ्यूरर, रॉबर्ट ओवन इत्यादि विचारक आते हैं, जबकि एंजल्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है, ये भी सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो है विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। तो ये नारा दिया था महर्षि अरविंदो ने। राजनीतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है। तो जो राजनीतिक विकास का सही क्रम है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो लुसियन पाई ने अपने इसमें इनका जो क्रम बताया था वो समता, क्षमता और विभेदीकरण बताया था। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित नियामक तंत्रों का सही क्रम क्या है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार निम्नलिखित विनियामक तंत्रों का सही क्रम है। दबाव गुट और राजनीतिक दल दबाव की भूमिका निभाते हैं। मांगों पर सांस्कृतिक तंत्र का कड़ा अंकुश रहता है। मांग संप्रेषण वाहिकाओं के माध्यम से राजनीतिक प्रणाली के भी पहुंचती है। रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान भी मांगों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो विकल्प हमारा जो है बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजनीतिक संस्कृति मूल राजनीतिक प्रवृत्तियों का ही एक समूह है, ये कथन बिल्कुल सही है। राजनीतिक संस्कृति का आनुभविक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन लोगों की प्रवृत्ति और राजनीति पर उनके संभावित प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना है, ये कथन सही है। राजनीतिक संस्कृति में एक सहभागी दृष्टिकोण है, जैसे राजनीतिक समाजीकरण, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो विकल्प हमारा बी है। निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्य इकाइयों पर निर्भर करती हैं। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां किन किन देशों में हैं जो राज्यों को प्राप्त हैं। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को प्राप्त हैं, जबकि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों पर निर्भर करती हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट संविधानिक संस्था है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह साधारणतः एक सलाहकारी निकाय है, ये भी सही है।
यह कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? नहीं, ये कांग्रेस के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, तो ये कथन गलत है। कैबिनेट के सदस्य सरकार की नीति का बचाव करने के लिए कांग्रेस बहसों में प्रायः भाग लेते हैं, ये भी गलत है। आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव न होने का जो कारण है कि आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य बहुत बड़े हैं और उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो विकल्प डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक संस्कृति का स्लीपिंग डॉग्स सिद्धांत दिया है? तो ये जो स्लीपिंग डॉग्स का जो सिद्धांत दिया है लोकतांत्रिक संस्कृति के संबंध में, वो आलमंड और बर्वा ने दिया है। निम्नलिखित में से किसने विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए दी स्टिक, दी डील, दी किस शब्दावली गढ़ी है? तो केथ बॉल्डिंग ने ये शब्द जो है राजनीतिक विचार विमर्श को प्रभावित करने के लिए गढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? तो सहकारी संघवाद का जो लक्षण है वो है कि विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। किसी विधायन विशेष में विलंब करने के लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अमेरिका में यदि किसी विधायन प्रक्रिया को विलंब करना है तो वहाँ पे फिलिबस्टरिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चेंबर बनाने वाली शक्ति है। तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय को विधायिका का तीसरा चेंबर बनाने वाली शक्ति है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। सही उत्तर की व्याख्या कीजिए। तुलनात्मक राजनीति राजनीति का विज्ञान है, ये कथन बिल्कुल सही है। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के अनुभविक पद्धति पर निर्भर करती है, कारण भी सही है। तो और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा, तो हमारा विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक शक्ति को ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है? तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संबंध को ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह पूर्ववर्ती के निर्देशों के अनुसार दूसरे की कार्यवाही का निर्धारण करने में समर्थ होता है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में संकल्पनाएं हैं और सूची 2 में जो है उससे संबंधित चिंतक हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद का जो संकल्पना है वो भीखू पारेख से संबंधित है। उत्तर आधुनिकतावाद माइकल फुकोल्ट की अवधारणा है। स्वेच्छातंत्रवाद जो है हेयक की विचारधारा है। समुदायवाद एमिटाई एसजियोनी की संकल्पना है। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प बी है वो सही है। भारत की संविधान सभा निम्नलिखित को शामिल कर बनी है। तो भारत की जो संविधान सभा है उसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से 4 और देशी रियासतों से 93 सदस्य सम्मिलित थे। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में कुछ दर्शन है और सूची जो 2 है उसमें इससे निर्देश सिद्धांत है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए देखते हैं कल्याणवाद क्या है? बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन। तो ए को जो है आप बी से मिला दीजिए। समाजवाद क्या है? समाजवाद है समान कार्य हेतु समान वेतन। गांधीवादी दर्शन क्या है? कुटीर उद्योगों का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीयतावाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो विकल्प डी हमारा जो है बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश है भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद का में सम्मिलित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप में नहीं सम्मिलित किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है पूर्व यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। अध्यादेश अल्पमत की सरकारों को उपयोगी साधन प्रदान करते हैं, परंतु संसद सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में अब परिवर्तित करना उत्तरोत्तर रूप से मुश्किल है। ये कारण है और कारण जो है बिल्कुल सही है। का अभिकथन क्या है? हाल की गठबंधन सरकारों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के साथ भी विधान पर वाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया है। कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? तो इसमें जो है उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत जो है रिटें जारी कर सकते हैं। सूची दी हुई है यहाँ पे, तो इसमें ये देखना है कि कौन सी जो है सूची गलत रूप से सुमेलित है। तो राज्य का नाम है और नए राज्य की मांग है। गुजरात के अंतर्गत सौराष्ट्र राज्य की मांग की जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखालैंड नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखालैंड की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि गोरखालैंड जो है उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत मध्य प्रदेश इसकी मांग की जाती है और महाराष्ट्र के अंतर्गत विदर्भ की मांग की जाती है। तो विकल्प हमारा जो है बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? तो जो संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो पहला है कि विश्वविद्यालय आयोग, ये संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है 315 के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी जो है संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने के अधिकार को जो है मान्यता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की? तो जो राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित थी वो वोहरा समिति थी। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है। तो स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन प्रमुख रूप से क्षेत्रीय दलों के उदय का परिणाम रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सर्वप्रथम केरल राज्य में सत्ता में आई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश की गई थी। 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी इस स्थापना की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसके त्रिस्तरीय मॉडल के बजाय जो है द्विस्तरीय मॉडल की यहाँ पे जो है बात कही थी और इसके अंतर्गत मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो कथन बिल्कुल सही है। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है और कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आपका आया है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन 1887 से 1976, सिद्धांत उपागम 1927 से 1937, पारिस्थितिकी उपागम, फिर है लोक नीति उपागम।
लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में है? तो उन जो पब्लिक चॉइस अप्रोच का जो आया है वो 1960 के दशक में अस्तित्व में आया है। किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में किया है? तो एमपी फालट ने जो नेतृत्व का सर्कुलर जो है रिस्पांस के रूप में विश्लेषण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो जो बर्नार्ड हैं उनकी जो परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तब इसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। तो इसमें जो है सामान्य प्रयोजन आ गया, सहयोग करने की इच्छा आ गया और संचार भी आ गया, लेकिन सामान्य जो उत्प्रेरक है वो बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति के नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो जो मास्टर मैन समिति थी वो नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 को जारी किया गया। अब पहला विकल्प है निष्पादन बजट प्रणाली, दूसरा है मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय। तो इसमें जो था मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान ये इसमें सम्मिलित था, और निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 के अंतर्गत सम्मिलित थे। अभिकथन 1 और कारण 2 को कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। पहला, हेनरी फेयल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तथ्यों की पहचान की। तो ये बिल्कुल सही है कि, और कारण है हेनरी फेयल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हेनरी फेयल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए थे, जिसमें से उन्होंने 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने थे। पहला था उसमें योजना, दूसरा था आदेश, संगठन, समन्वय तथा नियंत्रण। ये जो 5 सिद्धांत हैं ये फेयल ने अत्यंत महत्वपूर्ण माने थे, जो किसी संगठन के उच्चतर स्तर पर आवश्यक होते हैं। प्रदत्त विधायन नहीं है, अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, अध्यादेश बनाने की शक्ति और नियम बनाने की शक्ति। तो अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है प्रदत्त विधान के अंतर्गत नहीं आती है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है सूची 1 में नागरिक शिकायत प्रणाली है और सूची बी में उससे संबंधित देश हैं। तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली कहाँ पे पाई जाती है? जो प्रोक्यूरेटर प्रणाली है वो आपके रूस की है। प्रशासनिक न्यायालय आपके फ्रांस की विशेषता है। ओम्बुड्समैन स्वीडन से संबंधित है और संसदीय आयुक्त जो है ब्रिटेन से संबंधित है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ था? तो जो इफिशियंसी की बात हुई थी वो यूएसए में कहा गया था कि अगर किसी लोक अधिकारी को जो पदोन्नति दी जानी चाहिए तो उसका जो मूल्यांकन है उसकी इफिशियंसी को आधार मानते हुए वैज्ञानिक रूप से किया जाना चाहिए। और इसका जो प्रारंभ है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिकियों ने कार्यकुशलता माप को एक अत्यंत विस्तृत कार्य का बना दिया था और उन्होंने कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इसका गणितीय, स्वयंचालित, विशुद्ध तथा अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन बनाने का प्रयत्न किया था। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबंध है? तो जॉन हर्ट जो है यथार्थवादी उदारता से संबंधित हैं। बैकरेक्ट और बैरेटजे ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया। तो इसमें कौन से वर्ग हैं? तो 3 वर्ग हैं, प्रभाव संबंध, वैध संबंध, शक्ति संबंध, लेकिन उसमें बल संबंध सम्मिलित नहीं है।
फ्रांस फायरन ने पहली बार थर्ड वर्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था, वह किस देश थे? तो जो फ्रांस फायरन है वो अल्जीरिया के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले थर्ड वर्ड का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं वो हैं कैलोम्बिज और वाल्फे और निकोलस स्पाइकमैन, एडवर्ड क्रैक्सा। ये जो है तीनों जो है आपके यथार्थवादी जो है उपागम के समर्थक है, जबकि जो फ्रेडरिक शुमैन है वो भी यथार्थवादी विचारक के समर्थक हैं। तो इसमें ए बी सी डी चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रास्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है? तो ये जो बात कही थी हेडली बुल ने कहा था। उन्होंने यह घोषणा की थी शस्त्रास्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग था? तो जर्मनी उसका एक अंग था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो सैनिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप है, मनोवैज्ञानिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप है और आर्थिक शक्ति भी है, लेकिन सामाजिक शक्ति जो है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार का सहमति नहीं दी है कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना रह सकता है? तो ये जो अभिकथन है वो है अर्नोल्ड वाल्टर्स। अर्नोल्ड वाल्टर्स ने इस विचार पर सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना रह सकता है। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? तो जो व्यापक निशस्त्रीकरण होता है उसे हम पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्या और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? तो जो ये उपयुक्त कथन थे यथार्थवादी विचारक मार्गेनथाउ का कथन है। एशियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? तो जो एशियान है या आसियान है इसमें जो है कंबोडिया जो है वर्ष 1999 में सम्मिलित हुआ था। किसने गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? तो श्वार्ज़ेनबर्गर ने जो है गुटनिरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों सार्क के अंतर्गत 8 देश सम्मिलित हैं। आइए देखते कौन से 8 देश हैं। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पांचवा भूटान, छठा मालदीव, सातवां अफगानिस्तान, आठवां श्रीलंका। तो इसमें जो है मालदीव भी है, नेपाल भी है, अफगानिस्तान, लेकिन म्यांमार जो है सार्क देशों का सदस्य नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ लेखक हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। एरंड लिजफार्ड इनकी पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस इन 36 कंट्रीज। थॉमस ह्यूगलिन की जो रचना है वो है कंपैरेटिव फेडरलिज्म। जियोवानी सार्टोरी की जो रचना है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग एंड इंक्वायरी इनटू स्ट्रक्चर्स इंसेंटिव्स एंड आउटकम्स। रोनाल्ड एल वाट्स की जो रचना है कंपेयरिंग फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ उपागम दिए हैं और उनके पुस्तक और लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक उपागम से संबंधित कौन है। तो ऐतिहासिक उपागम से संबंधित वीपी मेनन है और वीपी मेनन की जो कृति है वो है द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। संस्था उपागम से संबंधित कौन? संस्था उपागम से संबंधित मॉरिस जोन्स है और इनकी रचना है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। विधिक उपागम से संबंधित है एलन गैलेडहिल और इनकी रचना है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और राजनीतिक सामाजिक उपागम से संबंधित है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ और इनकी रचना है द माइनिटी ऑफ ट्रेडिशन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस.एम. लिपसेट, पॉलिटिकल मैन, दी सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये बिल्कुल सही है। और
लेनिन जो है न्यू कॉलोनिज्म दी हाईएस्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, नहीं, ये बिल्कुल उनका कथा गलत है। ये पुस्तक लेनिन की नहीं लिखी है। एल एंडरसन ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल सही है। चार्ल्स टिली फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रेवोल्यूशन, ये भी सही। तो लेनिन का जो कथन गलत है और यही हमारा आंसर है। कूट ए को कूट जो है बी से मिलाना है। इसमें कुछ पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये रचना है आपकी फेडर डब्ल्यू रिक्स की। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये ब्रेबंटी की रचना है। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जोसेफ ला पालम्बोरा की रचना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये फेरल हेडी की रचना है। संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है। संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है। यह समग्र रूप से संगठन का इसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करता है। यह संगठन उसके माहौल को सूचना और संसाधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो इसमें जो है विकल्प बी आपका गलत है। ये जो व्यवस्था उपागम के बारे में सही नहीं है। पिफनर ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया है? तो पिफनर ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया। सामग्री और आपूर्ति, पद्धतियाँ और प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही, लेकिन स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। E.H. कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? 20 ईयर्स क्राइसिस जो है E.H. कार की रचना है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इसमें कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक दिए हैं। इनको जो है देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला विलियम सी ओल्सन, द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन, ये बिल्कुल सही है। G.F. कैनन, अमेरिकन डिप्लोमेसी, ये भी सही है। रसेल एच फील्ड, ये द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी सही है। रॉबर्ट स्ट्राज हुप तथा स्टीफन पासोनी, इंटरनेशनल रिलेशन ए जनरल थ्योरी, ये रचना इनकी नहीं है। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।